हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है पंजाब और यूनिट ये दूसरा है और लेक्चर नंबर है 5। तो फ्रेंड्स अब तक हमने लेक्चर नंबर 4 तक देख लिए हैं, जहाँ प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने मैसूर और मराठा 2 राज्य हमने देख लिए हैं। आज हमारा तीसरा राज्य है पंजाब, यानी कि पंजाब को किस प्रकार से इन्होंने कैप्चर किया, क्या इनकी रणनीति रही, और इसके बाद में और जो छोटे छोटे से राज्य हैं जैसे कि सिंध हो गया, अफगान हो गया, अफगानिस्तान जैसे बोलते हैं, ठीक है, और भी है, उनको हम क्या करेंगे एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे सारा, क्योंकि वहां से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है, ना मेंस में ना प्रीलिम्स में। हाँ, डेट याद रखना है, कौन सी संधि कब युद्ध हुआ, ये थोड़ा सा उसमें रहेगा, एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। जो महत्वपूर्ण है वो हमारा लगभग इसमें समाप्त हो जाएगा। एक लेक्चर इसमें और आना है, उस लेक्चर में हम इसे खत्म कर देंगे। अब फिर हम यूनिट नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे, और जब हम यूनिट नंबर 3 कराएंगे तो उसका नाम संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का जो संवैधानिक विकास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीका से भारत का जो संविधान है, यानी कि वो कौन कौन से सुधार लेकर के आए जिससे भारत का जो संविधान है वो उसकी नींव बनेंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और वहीं से फिर हम राजनीति विज्ञान, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटी यहाँ से प्रारंभ कर देंगे। तो अब आगे 2 लेक्चर आएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि ये लेक्चर शेयर करने हैं। आपने देखा होगा सब्सक्राइबर भी इतने आ नहीं रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो यही 2 चीज़ है जिससे मोटिवेशन मिलेगा, और तो ऐसा कोई है नहीं। आप भी जानते हैं कि इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अगर आप सहयोग करते हैं तो ये आगे हम 2 लेक्चर इसे कंटिन्यू रखेंगे, बाकी तो देखते हैं फिर आगे जो भी होगा। तो अभी आप लिखेंगे, टॉपिक है पंजाब, लेक्चर नंबर है 5 और यूनिट है 2, यानी कि सेकंड यूनिट है ये। और यहां पर आप लिखेंगे आंगल सिंख युद्ध, पहला आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट डाल करके। प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 और 1846 के बीच, 1845 और 46 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया। और लिखना कैसे है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, यानी कि शॉर्ट टर्म में लिखना है, बहुत ही साइंटिफिक तरीका से लिखना है और सूक्ष्म लिखना है, यानी कि छोटा करके आपको इसे लिखना है। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको नहीं लिखना है, इसमें से आपको की टर्म में आपको लिखना है, और ये बार बार सुनना है ताकि आपकी जो शब्दावली है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य को आंशिक अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, और जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक पृथक रियासत बन गया। जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक पृथक रियासत बन गया। अब वो पंजाब को क्यों कैप्चर करना चाहते होंगे, आप मुझे बताइए आप मुझे, पंजाब को वो क्यों कैप्चर करना चाहते होंगे? आया कुछ समझ में? ये भारत हो गया। आप देखेंगे पंजाब जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो आप जानते होंगे पंजाब जो आज का पाकिस्तान है, पंजाब जो है आज का पाकिस्तान है, उससे उसका बॉर्डर है, वहाँ से इजीली जा सकते हैं, बॉर्डर है, और पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो जो भी मध्य एशिया से आने वाले आक्रमण है, मध्य एशिया से आने वाला आक्रमण या जो खतरा है, अब मध्य एशिया हो गया प्लस
रसिया यानी कि रूस, यानी कि रूस हम रूस अगर रूस से आए तो आप मध्य एशिया से होकर के आएंगे, तो मध्य एशिया से जो आने वाले रूसी सैनिक जो है उनसे इन्हें खतरा था, यानी कि रूस से इनको खतरा था। इसीलिए चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है उसको भी हम क्या कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। और इधर हमारी जो नेवी है ना, हमारी जो जल सेना, वहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो भारत के जो प्रवेश द्वार है वो किधर है, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट से आ सकते हैं, तो वाटर के अंदर, यानी कि जापान से भी खतरा था उन्हें बाद में जाकर के, तो जापान से आने वाले हैं वो भी वाटर से आएंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन जो लैंड से आने वाले हैं वो मध्य एशिया, और मध्य एशिया से आएगा तो रसिया, समझ गए, इससे खतरा था। इसीलिए वो चाहते थे कि हमें जो है किसी भी तरीका से ना जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है उसे स्ट्रॉन्ग करना है। और यही कारण है कि पंजाब और अफगानिस्तान पर भी वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहते थे, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। उसका मैं कारण आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लिखेंगे आप सेकंड पॉइंट इसमें। 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और 1843 तक सिख शासक 1843 तक सिख शासक यानी कि जो रणजीत सिंह का छोटा पुत्र था जिसका नाम था दलीप सिंह अल्पवयस्क था। इसका संरक्षक बनकर इसकी माता ने शासन किया, समझ गए आप। यानी कि जो इनकी माताजी थी वो, क्योंकि ये तो अल्पवयस्क थे, तो उनकी माताजी उनका संरक्षण बनकर शासन करती हैं। लिखेंगे थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के दौरान, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के दौरान सिखों द्वारा अपने राज्य क्षेत्र से ब्रिटिश सैनिकों को गुजरने की अनुमति देने से इंकार करने के कारण हुआ था, समझ गए आप। यानी कि जो अफगान युद्ध है वो हो रहा था, और उसको जाने के लिए, अब मैं जैसे आपको बताया अफगानिस्तान जाना है तो पंजाब से जो है, क्योंकि प्लेन लैंड है वहां से जाना आसान रहेगा, तो वहां से गुजरने नहीं दिया गया, क्योंकि ये अपनी संप्रभुता के लिए उसे खतरा मानते थे। अंग्रेजों की तो आपको पता है रिकॉर्ड था ही ऐसा, ठीक है। उन्होंने नहीं गुजरने दिया, तो ही ये एक कारण बनता है कि उन्होंने इसे अपने लिए चुनौती समझा कि ये तो हमारे लिए बहुत चुनौती हो जाएगी। तो कोई बफर स्टेट जैसा कंसेप्ट तो था नहीं कि भैया आप एक बफर स्टेट हो, क्योंकि ये तो स्वाधीन जो राष्ट्र होते हैं उनके कंसेप्ट हैं। तो उनको वहां से जब गुजरने नहीं दिया गया, तो उसका एक कारण बनता है इस युद्ध का, आंग्ल सिख वार का, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। नवंबर के आरंभ में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया और दिसंबर 1845 में ब्रिटिश आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सिखों ने सतलज नदी को पार किया। एटलस वगैरह लेकर के बैठे, जब भी आप बैठेंगे, क्योंकि एक ट्रू एस्पायरेंट और एक गंभीर एस्पायरेंट की निशानी है वो कसर नहीं छोड़ता है ना। अगर कसर रहेगी तो असर नहीं होगा, याद रखना इस बात को। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कसर छोड़ देते हैं, आप कोई गुंजाइश छोड़ देते हैं, तो फिर असर जो है, यानी फायदा जो है नहीं होगा। तो जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसे करने के बाद में आपको कहीं से भी किसी भी तरीका की कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको थ्योरेटिकल भी करा रहा हूँ। यहाँ पे जो कंसेप्ट्स आएंगे
क्योंकि अभी तो शुरू है ये, तो वो मैं आपको तुरंत कराता हुआ चलूंगा। कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जनरल स्टडी के पेपर है, सामान्य अध्ययन है, इन्हें ज़्यादा हवाबाजी के चक्कर में ना पड़े और आप इसे जनरल स्टडी की ही तरह लेंगे। सामान्यतः आंसर लिखेंगे जो कि यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दिया है, और अगर आपको नहीं पता यूपीएससी ने क्या दिया है तो एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी हमारी एक श्रृंखला है पूरी, उस सीरीज को जाकर के देखें। मैंने चारों पेपर के सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स का फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया है, आप उन्हें देखें, उसके बाद में आपको कुछ समझ में आना प्रारंभ होगा। और यहाँ मैं जो करा रहा हूँ इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा क्रमिक रूप से कोई करा नहीं सकता। मैंने आपको क्रमिक रूप से कराया, इसके बाद कोई डाउट नहीं, ना तो आपको कोई भी जो क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता है, ना जो है चिकनी चुपड़ी बातों में आने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके जितना मैंने आपको करा दिया इतना ही आपको करना है, किसी के छलावे में नहीं आना कि वो कुछ और ऐसा करा देगा जिससे जो है 1,50,000 रुपये दे करके आपकी ज़िंदगी बदल जाए, कुछ नहीं होगा। यही है जो मैं आपको करा रहा हूँ। बेस्ट टीचर का कार्य ये है जो किताबों में लिखा है उस कंसेप्ट को अच्छे से वो क्लियर करा दे। और जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ कई सारे बुक्स के जो है रेफरेंसेस इसमें मैं लेता हूं और कई सारे बुक्स के रेफरेंस लेकर के आपको कराता हूं। इससे आगे इससे बाहर कहीं से भी 10-20 लाख का कोचिंग लेने के बाद भी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी आवश्यकता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपके पैसे हैं, आपकी ज़िंदगी है, आप जो करेंगे उसके परिणाम भी आप ही भुगतेंगे, ठीक है। लेकिन जो जागरूक करने का जो उद्देश्य है वो मेरा है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपने मन को जीतना पड़ता है, और मैं हमेशा कहता हूं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि मन जो है ना वो स्वीकार कर लेता है। अगर आप मुझे स्वीकार कर लेंगे कि यार टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर अगर वो बोल रहे हैं, उनका अनुभव है, उन्होंने इसमें 10 साल खपाई हैं, इसके बाद अगर वो बोल रहे हैं तो उन पर ट्रस्ट किया जाए और उनकी बातों को माना जाए। किताब जो आपके पास है, मैंने आपको बताया है, जो भी बुक्स आपके पास हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स जिसके अंदर मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी, इनको लेकर के ये ही है। प्लस जो मैंने आपको और बताया जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, ठीक है, हाँ, तो पीआरएस वगैरह से हम वो करा देंगे आपको। लेकिन आपको ये दो पहले क्लियर कर लेना है। कुछ लोग हैं कि न्यूज़ आर्टिकल्स सुनते हैं, आपको न्यूज़ आर्टिकल से कोई फायदा तो होगा नहीं, आधी अधूरा ज्ञान बेकार है। जो न्यूज़ आर्टिकल्स आपको मिल रहा है ना, पहले आप उसका स्टैटिक पार्ट कवर करें, अच्छे से कवर करें, और स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ करके जब भी कोई टॉपिक आपको आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी नोट्स बने हुए होंगे। अगर नोट्स बने हुए नहीं है तो इसका मतलब अभी तैयारी नहीं कर, वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। मेरे साथ आप चलते रहें, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पेपर से पहले आपको इतना करा दूंगा कि ये आप कर गए तो आपको कोई फेल नहीं करेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको, अगर मैं एश्योर कर रहा हूं तो आप उसे लेकर के चलेंगे, मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। और इसके बाद में जो मैं आपको एक्स्ट्रा कराने वाला हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा कराने वाला हूं, उसमें क्या है कि जो मैं टॉपिक कवर कराते हुए चल रहा हूं उन्हीं में आगे जो आगे मेरे इस वाले चैनल पर जो भी वीडियो आएंगी, इनके वो क्या आएंगे, एक्सटेंडेड टॉपिक्स आएंगे, यानी कि एडवांस, यानी कि इनके अंदर अपडेट्स आएंगी, अपडेट लेक्चर्स आएंगे। बस उनको आपको क्या करना है, इनके साथ साथ अपडेट करते हुए चलना। इससे बाहर ना तो कभी आया है, ना भूत हो ना भविष्य थी। इतना मैंने आपको बोल दिया, और अगर विश्वास है तो आप चलें, अन्यथा आप लहूलुहान होने के बाद 2-3 साल में समझ आ जाएगा। समझ आ ही जाता है, आप समझे इसे, ऐसा नहीं समझ नहीं आता, समझ आ जाता है, सब आता है। लेकिन जो लोग रुक गए, रुक करके जिन्होंने सोच लिया और विश्वास कर लिया, क्योंकि इतना विश्वास आपको कोई देने वाला है नहीं। जिनसे आप कोचिंग ले रहे हैं उनसे पूछ लेना कि आपको हमने 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 80,000 रुपये दे दिए, क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं? नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास कमी नहीं है, भीड़ है, और भीड़ भीड़ होती है, हमेशा याद रखना इस बात को। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना आपसे, तो कोई विश्वास लेकर के बोल रहा हूँ, और जो बोल दिया सो बोल दिया, समझ गए। कितना ही भी बड़ा मठाधीश हो, कुछ भी कह रहा हो, कितने लंबे बाल रखा लिए हो, कितना ही बड़ा उसका मोटा पेट कर लिया हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कोई ऐसा नहीं है कि भारी भरकम होने से बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप उसे गंभीरता से लेंगे, ऐसा मेरा आपसे उम्मीद है, ठीक है। लिखेंगे आगे, आप लिखेंगे
लिखेंगे आप। आक्रमण को रोकने के लिए 1845 में ब्रिटिश आक्रमण को रोकने के लिए 1845 में सिखों ने सतलज नदी को पार किया। मुदकी, लिखेंगे मुदकी, मुदकी, फिरोजपुर, मुदकी, फिरोजपुर, आलीवाल, आलीवाल और सुबराओ, ठीक है। सुबराओ की लड़ाई में, ये 4 लड़ाई है, पहले मैं आपको बता रहा हूं, मुदकी, फिर फिरोजपुर, फिर आलीवाल, फिर सुबराओ, ये 4 लड़ाई होती हैं। लड़ाइयों में सिखों की पराजय हुई। सतलज के पूर्व और इसके बीच में सिख क्षेत्र, सतलज के पूर्व और सिखों का पराजय, हाँ लिखेंगे आप, सतलज के पूर्व और इसके बीच में सिख क्षेत्र और व्यास नदी के क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। कौन से क्षेत्र को? व्यास क्षेत्र, व्यास नदी का जो क्षेत्र है उसको क्या कर लिया? अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और जो सतलज नदी है उसके पूर्व और उसके बीच का जो एरिया है वो अब सिखों के पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका कौन सा पॉइंट है? 5वां पॉइंट है, लिखेंगे लाहौर की संधि, इसी में लिखेंगे आप लाहौर की संधि। याद रखना है 1846 में ये होती है और आपको पता है संधि जब भी युद्ध होते हैं तो उसकी समाप्ति के लिए संधि होती है। लिखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पराजय के कारण, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पराजय के कारण सिखों को 1846 में लाहौर की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कश्मीर और जम्मू को सिख क्षेत्र से पृथक कर दिया गया। कश्मीर और जम्मू को सिख क्षेत्र से पृथक कर दिया गया तथा सिख सेना को 20,000 पैदल सेना और 12,000 घुड़सवार सेना तक सीमित कर दिया गया। इसका मतलब है संधि के अंदर ये जो प्रावधान था कि आप जो है एक तो जम्मू कश्मीर जो है वो आपको अलग कर दिया जाएगा आपके जो क्षेत्र से, और दूसरा क्या है कि आपकी जो सेना है उसकी भी लिमिटेशन कर दिए जाएंगे, जब तो आगे इन्हें हरा देंगे पूरी तरीका से, क्योंकि उन्हें आगे सोचना। देखो संधि जो होती है इनके मायने में, अंग्रेजों के मायने में सिर्फ वो क्या है, अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना है और दोबारा से एक रणनीति बनानी है। ठीक है, 50% जीत गए, 50% में फिर रणनीति, समझ गए? ये आप अपनी परीक्षा के लिए भी सोचें कि आपको बेबी स्टेप्स लेना है, एक साथ नहीं करना कि बे सभी हो जाए, नहीं, धीरे धीरे स्नेह 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 चरे वेती, जो वेद कहते हैं ना, चरे वेती, धीरे धीरे आपको चलना है। ठीक है, एक साथ नहीं कि मेंस भी, प्रीलिम्स भी, इंटरव्यू भी सारा एक साथ नहीं। प्रीलिम्स है, आप मेंस को ध्यान में रखें और प्रीलिम्स पर कार्य करते रहें, और जब प्रीलिम्स हो जाए, मेंस पर आपने 25% कार्य कर लिया है और 75% आपने, अगर आप टाइम को 100% में डिवाइड करें तो 75% आपको टाइम देना है प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के पेपर पर, और 25 से 30% आपको टाइम देना है, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, 55-45 कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं, वो आप। ठीक है, लेकिन मेंस को छोड़ना नहीं है। अब मेंस को छोड़ने का मतलब क्या है कि कुछ लोग हैं कि जो तथ्यात्मक पढ़ाई करते हैं, सिर्फ फैक्ट याद करते हैं, अपना कंसेप्ट और एक जो है विचार बनाने का प्रयास नहीं करते, अपने एक आइडिया बनाने का प्रयास नहीं करते कि आप क्या सोचते हैं इसके विषय में। नहीं, जो किताब में लिखा है बस वही सत्य है या वही हम मानेंगे, ऐसा नहीं है, समझ गए? हाँ, तो आपको भी क्या करना है, अपनी पढ़ाई को इसी तरीका से बिट बाय बिट, छोटे छोटे
स्टेप्स में बनाना है और धीरे 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 अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जाना है। नेक्स्ट लिखेंगे भैरोवाल की संधि। ये संधि याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? ये एक तो डेट बहुत ज्यादा है, अच्छा है, दिसंबर 1846, दिसंबर 1846। इसमें सिख लाहौर की संधि से असंतुष्ट थे। लिखना इसमें सिख लाहौर की अपमानजनक संधि थी सॉरी, लाहौर की संधि से असंतुष्ट थे, अतः उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दमन किया 16 दिसंबर 1846 को, जैसे मैंने आपको बताया 16 दिसंबर 1846 को सिखों को भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंद कौर, जो कि रणजीत सिंह की पत्नी थी, रानी जिंद कौर को संरक्षक के रूप में हटा दिया गया। ठीक है, रानी जिंद कौर को संरक्षक के रूप में हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक रीजेंसी मैंने आपको रेजिमेंट काउंसिल जो मैंने पहले बताया है, रीजेंसी काउंसिल यानी कि रेजिमेंट काउंसिल गठित की गई। वही है उनका एक फंडा, सीधा वो उस पर लेकर के चलते हैं। हाँ ठीक है, बनाया गया। नेक्स्ट 7th पॉइंट लिखेंगे आप, लाहौर में ब्रिटिश सेना के साथ एक ब्रिटिश रेजिमेंट की तैनाती की गई और वो क्या है, वो जैसे कि गुप्तचर संस्था के रूप में वो कार्य करेगी। वैसे तो असली में तो सही मैं आपको बताऊं, ठीक है, किस तरीका से राजा के प्रति षड्यंत्र किया जाए, कैसे उसे और कमजोर बनाया जाए, ये जो है मुख्य कारण है। आप सेकंड में लिखेंगे अब आप द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको अभी लिखाया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसमें आप जैसे मैं तो यहाँ पे लिख दिया लगातार, लेकिन आप गैप छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे कि जब मैंने ये लिखा दिया तो थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे इसके बीच में, ताकि जब मैं अपडेट लेक्चर का भी लेकर के आऊं और वहां पर मैं कुछ बताऊं कि फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और 1 या 2 पॉइंट, ऐसा नहीं मैं बहुत ज्यादा लिखाऊंगा, नहीं, आपको मान के चले कि यहाँ पर 80-90% तो हमने खत्म कर लिया, किसी का 90%, किसी का 80%, ठीक है, ये हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूं, कोई 80%, कोई 90%, कोई 99% भी टॉपिक हम कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अपडेट आएंगे जब मैं आपको एडिटोरियल्स पढ़ाऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा। मैं इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी हम जो है एक क्या कर लें, पहले समझने के लायक क्षमता तो बना लें। वो क्षमता अगर आपके पास है, नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे तो फिर आप उसे लिख पाएंगे। कबीर दास का आपने सुना है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ प्रेम से जो है परीक्षा आप ले सकते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा पीडीएफ नहीं खेलना है। अरे यार इतना ज्यादा है कि आप इरिटेशन से पागल हो जाएंगे, इधर से पीडीएफ आ रही है, उधर से पीडीएफ, और वो रिपीटेशन है सब। भाई अपने आप को कम से कम सीमित कर लें, अपने आप पर कृपा करें और लोगों तक इस बातों को पहुंचाएं कि भाई अब आप जितने कम से कम पढ़ेंगे, जितना सीमित अपने आप को कर लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सबसे पहले कार्य करना है, एक आपको रणनीति तैयार करनी है कि भाई मुझे अमुक बुक पढ़नी है। पहली बात, चाहे कोई टॉपर का हो, चाहे कोई भी टीचर का हो, हमें इससे ज्यादा बुक नहीं पढ़नी। अगर आपके दिमाग में पेपर में कुछ भी हो, लेकिन फिर आगे क्या करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी में जाकर के देखें कि लिमिटेड बुक्स रखते हुए कैसे टॉपर बनेंगे हम। और कोई ऐसा नहीं है वो कोई चमत्कार है, नहीं, चमत्कार नहीं है, वो स्ट्रेटजी है और वो हम यहाँ करके दिखाएंगे आपको। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो धीरे 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 हम सने सने चल रहे हैं।
समझ गए आप? हाँ, तो हम देखो, हमारा कार्य है, हम तो हमेशा से चलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवे, यानी कि सब का कल्याण हो, सब सुख में हो, किसी के साथ गलत ना हो। और जो आज आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया, ये जब से ऑनलाइन यूट्यूब आया है भाई, बहुत ही ज्यादा देख करके बड़ा दुख भी होता है। जो लोग अनभिज्ञ हैं उनको किस तरीका से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और खासकर मेरे हिंदी मीडियम के भाई बहन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज्यादा जागरूक है नहीं, क्योंकि आज भी गांव गांव है और शहर शहर है। अगर गांव शहर हो जाता तो फिर ये भेद मिट जाता। उनको काफी अच्छी तरीका से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और वो मैंने अच्छे से बताया भी है कि किस तरीका से जो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई नहीं, हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी ओर से प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें। ये ऑलवेज फ्री रहेंगी, पूरा धीरे धीरे मैं यहाँ पूरा करा दूंगा। व्यू कम आए ज़्यादा आए इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमने कमर कस ली है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यू आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए नहीं चलाया है ना। जगत कल्याण और दूसरे के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के ये कार्य किया है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप इसे शेयर करेंगे बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप करते रहें, बस ये है, करें आप। लिखेंगे अब यहाँ से हम द्वितीय आंगल युद्ध, और मैं आपको बताया कि थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे आप अपनी कॉपी में, ताकि अपडेट लेक्चर्स जब मैं लेकर के आऊँ तो एक एक दो पॉइंट वहाँ पे ऐड कराऊंगा, तो वो आप ऐड कर लेंगे। बस ये है इसका ध्येय, आपको छुड़ाने का बीच में जगह। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय आंगल सिख युद्ध कब हुआ है? 1848-49। लिखेंगे, पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे इसमें, हालांकि प्रथम आंगल सिख युद्ध से सिख सेना हालांकि प्रथम आंगल सिख युद्ध से सिख सेना कमजोर हो गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के विरोध के कारण 3 वर्षों के अंदर ही द्वितीय आंगल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। और आप जानते हैं जो अंग्रेज थे वो किस तरीका का हस्तक्षेप करते थे। धीरे धीरे उस राज्य को कमजोर करने का जो उनका प्रयास था वो रहता था, और जो उसको नहीं मानता था तो फिर अगला युद्ध होना तय है। समझ गए आप? या तो लड़के मरो या चुपचाप मरो। तो आप जानते हैं कि सिख कौम जो है एक बहादुर और वीरों की कौम है, और वो कभी जो है चुप रहकर तो बैठ नहीं सकते थे। बहुत ही ज़्यादा वीर लोग हैं, मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, तो वो कभी शांत बैठने वाले थे नहीं, और उन्होंने जो है लड़कर इनका सामना किया, और वही होता है। और इससे ही क्या है, द्वितीय आंगल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसमें, लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा सिख सेना, लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा सिख सेना, लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा सिख शासक, ऐसे लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा सिख शासक महारानी जिंद कौर के साथ, महारानी जिंद कौर के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में उसे लाहौर से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उसका कार्य षड्यंत्र है भाई। जो ब्रिटिश रेजिडेंट वो लगाते थे वहां पर, उसका कार्य क्या है? षड्यंत्र करना ही तो है, राज्य को खोखला करो। उसकी गुप्त जो भी सूचना है उसे अपने ब्रिटिश जो भी ये लोग हैं उन तक पहुंचाओ, कंपनी के लोगों तक पहुंचाओ, ताकि वो नई प्लानिंग कर सके। ठीक है, राज्य को कमजोर करो किसी भी तरीका से, कूटनीतिक तरीका से करो, या फिर आप जाकर के लोगों से ही उसको राजा के प्रति उसे भड़काओ, कुछ भी करो, मतलब कमजोर करना है। ठीक है, लिखेंगे तीसरा पॉइंट, मुल्तान 1818 में
राजा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अधिग्रहित किए जाने के पश्चात से मुल्तान को 1818 मुल्तान, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अधिग्रहित किए जाने के पश्चात से ही सिख साम्राज्य का हिस्सा था और इसके प्रशासन का संचालन दीवान मूलराज द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने लाहौर दरबार से कर निर्धारण और राजस्व बढ़ाने की मांग पर विरोध व्यक्त किया। उन्होंने लाहौर दरबार से कर निर्धारण और राजस्व बढ़ाने की मांग का विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। इस समय सिंध में सर फ्रेडरिक कैरी ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त था। फ्रेडरिक कैरी ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त था। उसने मूल राज को हटाकर सरदार काहन सिंह क्यों हटा दिया? जैसे कि मैंने आपको बताया, वो चाहता नहीं था कि ज़्यादा जो कर का जो निर्धारण किया जाए, इसीलिए, क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व, और राजस्व अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो हटा देंगे, वही है। तो उसको हटा करके किसको लाए हैं? काहन सिंह को गवर्नर नियुक्त कर दिया। और इसके साथ ब्रिटिश एजेंट, और इसके साथ कौन के साथ? काहन सिंह के साथ में एक ब्रिटिश एजेंट जानते होंगे आप, ब्रिटिश एजेंट, नाम है पैट्रिक वैन को नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 1848 में लिखेंगे। 1848 में मूलराज के सैनिकों ने पैट्रिक वैन और मुल्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक अन्य अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। और इस खबर से पंजाब में अशांति फैल गई। ठीक है, और उनके सिख सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोही सेना में शामिल हो गए। और इस युद्ध में रामनगर और चिलियानवाला और चिलियानवाला, ठीक है, रामनगर और चिलियानवाला की दो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम लड़ाई 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के तहत लड़ी गई। इससे
पंजाब को अपने अधीन कर लिया गया, पंजाब को अपने अधीन कर लिया गया और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ब्रिटिशों को प्राप्त हुआ, और प्रसिद्ध कोह-ए-नूर, ऐसे लिखना है, कोह-ए-नूर, ठीक है, कोह-ए-नूर हीरा ब्रिटिशों को प्राप्त हो गया। समझ गए आप? इस तरीका से पंजाब को उन्होंने कैप्चर कर लिया फ्रेंड्स। तो यहां पर देखेंगे आप कि किस तरीका से पंजाब को उन्होंने कैप्चर किया और उस पर आधिपत्य स्थापित किया, और कारण क्या रहा, जो मैंने कि आपको बताया है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से होने वाले विदेशी आक्रमण की संभावना जो बन रही थी, एक तो वो था और दूसरा साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, एक तो नॉर्थ वेस्ट से जो विदेशी आक्रमण की संभावना थी और दूसरा है अपना साम्राज्य विस्तार। समझ गए आप? ये दो रीजन जो है, और साम्राज्य विस्तार जब मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं आपसे, अधिक से अधिक राजस्व, राजस्व की बढ़ाना, और ज्यादा से ज्यादा जब राजस्व वो प्राप्त करेंगे तो अपने जो मूल देश है, अपना जो मूल देश है ब्रिटेन, वहां पर वो क्या कर देंगे, उसका निर्गमन कर देंगे। निर्गमन यानी कि वहां भेज देंगे उसे। इसी को दादा भाई नेहरू ने क्या बोला था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि यहां से धन का जो है निर्गमन हो रहा है अपने उनके मूल देश के लिए, और वहां पर वो इसको डेवलप करेंगे। इस तरीका की जो एक मानसिकता है, ठीक है, कि यहाँ से वहाँ भेजना है लोगों को, यहाँ पर शोषण करना है, ये तो हम इस तरीका से हमने ये खत्म किया है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पर हम देखेंगे सिंध, और यहाँ पर हम अब देखो सिंध में अब इससे भी कम करेंगे, क्योंकि आने वाले जो ये टॉपिक है जैसे कि सिंध हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और भी छोटे छोटे जो भी टॉपिक हैं वो जो है बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भी इतने नहीं है, इसलिए उनकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो हम अब देखना है, उसे करते हुए चलेंगे, और जो महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए बस वही हम करेंगे। ठीक है, करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि एग्जाम पास करना हमारा उद्देश्य है। किताब पढ़ना उद्देश्य नहीं है, ना पढ़ाना कोई उद्देश्य है। हमारा एक उद्देश्य है एग्जाम को पास करना। हंसाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है एग्जाम को पास कराना। और इसके लिए 10 घंटा मत पढ़ो, बोर मत हो, आप 1 घंटा पढ़ें और बाकी अपना चिल करें। आपको विचार यानी कि जितना आपने पढ़ा है उस पर सोचें, नए नए एंगल से आप सोचें। आपके पास भी एक दिमाग है, अगर ये बोला है तो क्यों बोला है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल लोग पढ़ाते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। जो न्यूज़पेपर में लिख दिया वो लिख दिया, अपनी भी तो कुछ सोच है ना आपकी, वो तो आप सोचिए थोड़ा सा नहीं। और मैंने आपको बता चुका हूं कि हर व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है, और किसी किसी की तो बहुत ही ज़्यादा होती है, खासकर कम्युनिस्ट की विचारधारा, तो वो मानता कि मैं ही सही हूं, वो स्कोप नहीं छोड़ता कि कोई और भी सही हो सकता नहीं, और इसीलिए तो डिक्टेटरशिप आती है। समझ गए आप? तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे और लिखेंगे सिंध। नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे और लिखेंगे सिंध। ठीक है, अब लिखेंगे आप सिंध पर विजय, यहीं पे लिख लेंगे सिंध पर विजय। फ्रेंड्स, यहां पर आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, बस आप इसे सुनने का प्रयास करें, और आप सुन लेंगे तो आपको ये बातें जो लिखाना है मैं लिखा दूंगा, लेकिन जो नहीं लिखाना आप उसे सुन लें। अगर आप खुद से चाहें तो आप इसकी स्पीड कम कर लेना। आप जब YouTube में देखेंगे सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, और वहां पे आप नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा प्लेबैक स्पीड, किस तरीका से मिलेगा, और वहां पर आप देखेंगे तो स्पीड यहाँ तो 1 है, और इधर आप जाएंगे तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा है ना, तो 1.75, और यहाँ पर शायद एक और होता है 1.25, और फिर आता है 2।
इस तरीका से, और इसी तरीका से ऊपर की ओर जाएंगे तो कम होता चला जाएगा स्पीड, यानी कि 1.25, फिर 1.5 और इसी तरीका से। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करके देख लेना है, पर आप मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आप उसको सुनते हुए चलेंगे। क्यों, अब आपको मैंने पंजाब स्टेट पढ़ा दिया है तो पंजाब के हिसाब से आप इसे समझ भी लेंगे। तो सुनेंगे आप, पंजाब के दक्षिण में सिंधु नदी के दोनों ओर समुद्री तटों तक विस्तृत यह प्रदेश है। 1783 में बलोच जाति, आज भी आप वहाँ देखते हैं जो पाकिस्तान है वो बलोचों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है ना। हाँ, वहाँ की जो सेना है वो भी वहाँ के जो बलोच जनजाति है उस पर बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान पूरा उनका एक प्रांत भी है ना, प्रोविंस। हाँ, तो 1783 में बलोच जाति के तालपुरों और एक युद्ध मीर फतेह अली खान ने, यानी कि तालपुरों के एक योद्धा थे जिनका नाम था मीर फतेह अली खान, इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, एक नाम आपको मैं लिखा देता हूँ, तालपुरों यहाँ से रहने वाले थे, नाम था उनका मीर फतेह अली खां। मीर फतेह अली खां, उन्होंने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और इस पर अधिकार कर लिया था। उनके निधन के बाद में उनके 4 भाई थे जिन्होंने इस प्रदेश को अपने अलग अलग भागों में बांट लिया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करने को लेकर के अपनी एक रुचि दिखाई थी, और जहां उन्होंने 1630 में मुगल सम्राट के एक फरमान द्वारा अनुमोदित कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी। यानी कि 1630 में ही मुगल सम्राट ने उनको वहां पर कुछ व्यापार अनुमोदित करने के लिए कोई फरमान दिया था, ऐसा वो मानते हैं। अंग्रेजों ने सिंध पर अधिकार का निश्चय किया, क्योंकि सिंध क्यों किया ऐसा, उन्होंने सिंध पर अधिकार करने का क्यों विचार किया अंग्रेजों ने, क्योंकि सिंधु नदी के मध्य से पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रदेश के साथ व्यापार में वृद्धि हो सकती थी। पहली चीज तो ये है, यानी कि व्यापार में वृद्धि के लिए। दूसरा है, रणजीत सिंह द्वारा सिंध को अधिग्रहित किए जाने से संभावनाओं के कारण, और दूसरा है रूसियों द्वारा आक्रमण किए जाने के भय से। जैसे मैंने आपको इसी में मैंने आपको बताया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रूसी हैं उनको एक तो आक्रमण, रूसी या मध्य एशिया से और भी आक्रमण हो सकते थे, उनसे एक तो बचाव के लिए इन्होंने ये कार्य किया। दूसरा, व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं लैंड के द्वारा, ठीक है, और रणजीत सिंह उनके लिए खतरा थे, है ना। हाँ, तो उनसे भी जो है पार पाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। सिंध पर ब्रिटिशों का प्रभाव और उसकी प्रक्रिया का विस्तार क्या रहा, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सिंध पर ब्रिटिशों के प्रभाव के विस्तार की प्रक्रिया किस तरीका से होती है। सिंध पर जो ब्रिटिश है के विस्तार की प्रक्रिया, ठीक है, पहले क्या होता है, शाश्वत मित्रता की संधि। पहले उन्होंने क्या किया है उनके साथ में, शाश्वत मित्रता, यानी कि वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शाश्वत मित्रता की संधि कब होती है, 1809 में, 1809 में। और इसके माध्यम से 1809 में जो ये संधि होती है वो उन्होंने कहते हैं कि अंग्रेज जो है और सिंधी दोनों क्या है, एक साथ आएंगे और फ्रांसीसियों को हटाएंगे और एक दूसरे के दरबार में प्रतिनिधि एजेंट नियुक्त कर लेंगे, यानी कि आप हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ पे, इस तरीका से। 1820 में सिंध के अमीर और उसके लिए सहमत हुए, यानी कि 1820 में जो सिंध के अमीर लोग थे, अमीर मतलब कुलीन वर्ग जो आते हैं, राजा महाराजा की जो लीने से आते हैं, अमीर जो थे वो सहमत हुए और किसी भी यूरोपियों को सिंध में बसने की अनुमति नहीं देंगे, इस प्रकार का उन्होंने क्या किया, अनुमोदन किया। यानी कि कुल 11 साल में वो इन्हें समझ गए। लेकिन 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल पोंटिगर, यानी कि कर्नल का नाम है पोंटिगर, ठीक है, कर्नल पोंटिगर को संधि सिंध, यानी कि पोंटिगर को सिंध में अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा और संधि को स्वीकृत शर्त इस प्रकार थी, यानी कि एक संधि के लिए किसने भेजा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। एक कर्नल है जिसका नाम है पोंटिंग, जिसको भेजा गया कि आप जाइए और जो सिंध है उसके जो अमीर हैं उनके साथ में, उनके जो व्यापारी हैं उनके साथ में एक संधि कीजिए। और संधि के क्या क्या प्रावधान थे, जैसे इस संधि के प्रावधान कुछ इस प्रकार से थे कि सिंध से अंग्रेजी व्यापारी और पर्यटकों के लिए निःशुल्क आने जाने और व्यापार के उद्देश्य से सिंध का उपयोग करने की अनुमति हमें चाहिए। दूसरा है, हालांकि यह भी तय किया गया कि कोई भी युद्धपोत इस नदी से नहीं, यानी कि कोई भी युद्धपोत जो है
इस नदी से नहीं गुजरेंगे और न ही युद्ध के लिए कोई सामग्री ले जाई जाएगी, ऐसा उनका उस टाइम पे मानना था। दूसरा है, किसी भी अंग्रेज व्यापारी को सिंध में बसने की अनुमति नहीं होगी और पर्यटकों के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा। दूसरी ये थी, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, जो सिंधियों के साथ पेंटिंगर को भेजकर जो संधि की थी, उसके निम्नलिखित में से क्या प्रावधान है? ठीक है, में भी बहुत रेयर है, 20% इसके चांस है ऐसा प्रश्न आ जाए, 80% है नहीं आएगा। मेरा कार्य आपको ये बताना है कि ये पॉइंट से प्रश्न आएगा और इस पॉइंट से प्रश्न नहीं आएगा, और मैं जो आपको बताऊंगा उसका 100% जो आपसे कहूंगा वही होगा। अगर मैं आपसे कह दूंगा कि ये टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा इस बार, तो नहीं आएगा। आप कहेंगे कि यह चमत्कार है, नहीं, चमत्कार नहीं है, इसके पीछे मेरे 10 साल का अनुभव है, यूपीएससी को बारीकाई से देखने का एक अनुभव है, हमने स्टडी किया है यूपीएससी है, और उसके आधार पर मैं ये बोलता हूं कि जो बोल दिया सो बोल दिया। समझ गए आप? हाँ, तो इसके जो चांस है वो 20% है, इस तरह का जो प्रश्न है, लेकिन चांस है 20% ही सही। तो आप अगर बहुत ज्यादा आपके पास में समय की कमी है तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आप थोड़े थोड़े तो याद रख लेंगे। जैसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो अंग्रेज व्यापारी है वो इसमें नहीं बसेंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पासपोर्ट लगेगा। तीसरा मैंने क्या बताया, युद्ध सामग्री नहीं ले जाई जाएगी इधर उधर, ठीक है। और अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कच्छ डाकुओं का दमन करेंगे, ये भी था। यानी कि डाकू तो आप समझते हैं कि जो यात्री जाते आते थे उनके जो सामान है उसको लूट लेते थे और उनके पास जो भी धन दौलत थी उसको और मार भी देते थे। तो इसका जो दमन है, मैंने पीछे पढ़ाया पिंडारियों का दमन किस प्रकार से किया, और उसी के कारण जो है मराठाओं के साथ में युद्ध होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लेकिन इसी तरीका से आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो कच्छ के डाकू थे, कच्छ क्षेत्र आप देखेंगे कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। हाँ, तो गुजरात के अंदर जो कच्छ क्षेत्र वहां पर भी डाकू थे, तो उनका दमन करेंगे। और एक और थी, प्राचीन संधियों की पुष्टि की गई। प्राचीन संधि यानी कि संधि मतलब जो होती है आपस में जो उनके एग्रीमेंट थे, संधियों की पुष्टि की गई और दोनों पक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, ऐसा बोला गया। लेकिन क्या अंग्रेज इसे मानेंगे? कब तक मानेंगे? यानी कि जब तक वो इनका दमन करने के लिए तैयार ना हो जाए, या जब तक वो, अच्छा दमन, आप जब मैं बोलता हूं तो उसके लिए दो बात है, एक तो ताकत होनी चाहिए, पहली बात तो यानी कि शक्ति होनी चाहिए। अगर दमन करना है तो शक्ति होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, स्वीकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए। अब कहेंगे कि सर ये स्वीकृति क्या है? देखो, अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और यहां पर कोई लोग बसे हैं, आप आकर के उनसे तुरंत लड़ेंगे। मानो आप कहीं पे गए, आपने जाकर के रूम ले लिया यहाँ पर किसी कॉलोनी में, और 2-3 दिन बाद आपका उसी कॉलोनी के किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया। कॉलोनी के लोग आपसे क्या कहेंगे? कॉलोनी के लोग कहेंगे कि जल्दी से आप अपना रूम खाली करें, ये तो जो लगता है कोई असामाजिक तत्व है, आपको भगा देंगे वहां से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि क्या उस कॉलोनी में आपस में लोग लड़ते नहीं होंगे? कभी भी लड़ते होंगे। लेकिन क्या उन जो लोग वहां के रहवासी, क्या वो कहते होंगे आप जाइए यहां से? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति भी है और स्वीकृति भी है। यानी कि जो स्वीकृति है वो इस बात की है कि जब हम रहते हैं तो हम धीरे धीरे से विश्वास जीत लेते हैं। और विश्वास किसका? कि ये व्यक्ति सही है। अगर आप तुरंत लड़ेंगे तो आप लड़ने योग्य भी है या नहीं, इस पर भी तो संदेह है। तो पहली बात है शक्ति को अर्जित करना, और दूसरा है स्वीकृति को अर्जित करना। आप लोगों के बीच में एक ऐसा विश्वास बनाएंगे, ऐसा अर्जित करेंगे कि ये लोग सही है, और वो भारतीय जो लोग हैं, आप इसे आप भारत के लोग समझे। अंग्रेज जो है यही कर रहे हैं धीरे धीरे से। आप मुझे बताइए कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी, उसे ऐसा कराने का क्या उद्देश्य था अंग्रेजों का? अंग्रेज जो ब्लैक होल ट्रेजेडी से क्यों कराएंगे, या झूठे से क्यों लिखेंगे साम्राज्यवादी इतिहासकारी से? क्योंकि उनको क्या चाहिए? सिंपैथी चाहिए, सहानुभूति। और सहानुभूति किस बात की चाहिए? कि जो बाद में क्लाइव कर रहा है वो सही है सिराजुद्दौला के प्रति, क्योंकि सिराजुद्दौला ने बच्चों तक नहीं छोड़ा। उसमें 2 शब्द आपने सुने होंगे, महिलाएं और बच्चे। महिलाएं और बच्चे, जबकि 146 लोग टोटल थे, तो 146 लोग रहने देते ना, उसमें बच्चे और महिला क्यों जोड़ी हैं आप बताइए मुझे। तो आज भी आप देखेंगे अगर आपको ज्यादा लोगों का समर्थन चाहिए, शाहीन बाग आपने सुना होगा, उसमें क्या हो रहा था? बच्चे और महिलाएं आगे कर दी गई। सहानुभूति चाहिए।
अगर सहानुभूति चाहिए आपको तो क्या करना है, बच्चे और महिलाओं को ले आइए, बुजुर्गों को डाल देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको सहानुभूति। ये है, तो यही उन्होंने, ये जो है समझते थे अंग्रेज अच्छे से, इसलिए। अब है 1838 में, मात्र कितना साल हुआ देखना इधर, 32 और 6 मात्र 38। 1838 में त्रिपक्षीय संधि, रूसी आक्रमण सिद्धांत से प्रेरित कंपनी ने, यानी कि वो ये मानकर चलते थे कि रूसी आक्रमण हो सकता है, और रूसी आक्रमण को सैद्धांतिक रूप से प्रेरित होकर कंपनी ने आगे की रणनीति बनाई और सर्वप्रथम जून 1838 में उन्होंने रणजीत सिंह को एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत किया। रणजीत सिंह को ये बताया कि आपको क्या फायदा होगा, और वो इसके लिए उन्होंने सहमत किया, जिसमें उन्होंने अमीर के साथ अपने विवादों में ब्रिटिश मध्यस्थता पर सहमति व्यक्त की। और फिर अफगानिस्तान के साथ अमीर शाह सुजा, कौन है अमीर का नाम देख लेना, अमीर शाह सुजा, ठीक है। अमीर शाह सुजा को संधि पर अपने सर्वश्रेष्ठता के अधिकार को त्याग हेतु विवश किया, बशर्ते कि उसे कर की शेष राशि मिल जाए। देखो इधर तो कौन हो गया, त्रि में आप यहां पे देख लेंगे, अंग्रेज हो गए, ठीक है। अफगानिस्तान को क्यों शामिल किया, दो बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, छोटे छोटे पॉइंट है, इनको समझ लिया, यही है कंसेप्ट है, यही वो एक पॉइंट है जिसके द्वारा आप पूरे इस टॉपिक को पकड़ कर रख सकते हैं, इसको पूरा, यानी कि आप इसको क्या मान सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट मान सकते हैं जहां से पूरे की पूरी बॉडी को कवर कर सकते हैं आप, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट है ये, तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो रिमोट है इस टॉपिक के लिए। ऐसे ही रिमोट मैं आपको बार बार दूंगा जिससे आप पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं, पूरे टॉपिक की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। तो एक और कौन आ गए हैं, राजा रणजीत सिंह, दूसरी ओर कौन आ गए हैं, शाह सुजा, और इधर के इधर आ गए हैं अंग्रेज। और उनके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, साम्राज्य का विस्तार और रूसी आक्रमण का संदेह, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनकी भी गुप्तचर एजेंसी थी, तो उन्हें भी लगा होगा कि शायद ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है ना, जिसमें उन्होंने अमीर के साथ, ये मैंने आपको बता दिया। 1839 में देखेंगे, 1839 में सिंध ने सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया, और अफगान युद्ध में पराजय की क्षतिपूर्ति हेतु एलनबरो ने महसूस किया कि अंग्रेजों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सिंध को अधिग्रहित करना आवश्यक है। अब आ गया समझ में, यानी कि जो अफगान युद्ध में पराजय हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एलनबरो, उसने क्या महसूस किया कि अब टाइम आ गया है कि सिंध को भी अब कैप्चर किया जाए। और कैप्चर करने का क्या है, अगर वो कैप्चर करेंगे तो दीवानी जो शक्ति है उनके हाथ आ जाएगी, यानी कि राजस्व संग्रहण, और राजस्व संग्रहण तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजस्व संग्रहण महत्वपूर्ण है। और वो टाइम लगाते क्यों थे, आपने शुरू से ही देखा होगा, 1773 से जब से बंगाल पर उन्होंने आक्रमण किया, और वहां पर आपने सोचा होगा कि क्या जरूरत थी मीर जाफर को बैठाने की, जब सिराजुद्दौला को मार डाला तो उसे मार डालते, क्या जरूरत थी, और फिर मीर कासिम को क्या बैठाने की जरूरत थी, नहीं। सेकंड पॉइंट याद रखिए, क्या, स्वीकृति चाहिए, और वो स्वीकृति कब आएगी, धीरे धीरे, स्नेह स्नेह। मेंढक और गर्म पानी का एग्जाम्पल देखा आपने, मेंढक को आप गर्म पानी में डालें तो कूद के बाहर आ जाएगा, अगर आप उबलते हुए पानी में उसे डालेंगे मरेगा नहीं। लेकिन उसी मेंढक को आप ठंडे पानी में डालें और धीरे धीरे से उस पानी को गर्म करें तो मेंढक कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ये अंग्रेज जानते थे, उन्हें पता है धीरे धीरे कार्य करना है, जिससे शक्ति तो अर्जित हो ही जाएगी, हमारे हाथ में शक्ति भी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि राजस्व मिल रहा है वहां से। टेटुलर गवर्नमेंट ही तो है, नाम मात्र की सत्ता दे रखी है, लेकिन राजस्व के तो उन्हीं के पास था। आपको मैंने बताया था द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन में क्या किया था उन्होंने, दीवानी और जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको अलग अलग कर दिया था। लॉ एंड ऑर्डर किसको दे दिया था, राजा को, और दीवानी शक्ति किसके पास आ गई थी, राजस्व संग्रहण करने की शक्ति वो कंपनी के पास आ गई थी। समझ गए आप, मैंने अच्छे से पढ़ाया, प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर के देखेंगे। और एलनबरो के दिमाग में आता है कि वो समय है कि अब हमें सिंध को कैप्चर कर लेना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताया है कि अफगानिस्तान में अंग्रेजों ने कोशिश तो बहुत की थी हम जीत जाएं, लेकिन अफगानी जो लोग हैं
वो बहुत बहादुर है। जब भी तो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान क्या है, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स, साम्राज्यों की कब्र खुदती है अफगानिस्तान के अंदर। और ये ऐसा बोलते हैं क्योंकि रूस के अंदर आप देखेंगे, रूस ने जब अफगानिस्तान को कैप्चर करने का प्रयास किया तो उन्हें कितनी क्षति हुई थी, बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1991 तक अपने आप को पीछे हटाना पड़ा था, और उसके बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और बन गया था क्या, यानी कि रूस बन गया था, आज का जो रशिया है वो बन गया था। तो इससे एक एम्पायर खत्म हो गया। कितने सारे एम्पायर आए और बाद में वो जाकर के डिसइंटीग्रेटेड हो गए। अभी जब तालिबानी शासन आया था तो क्या कह रहे थे, क्योंकि अमेरिका था और अमेरिका ने अपने आप को पीछे हटा लिया, क्या ये था कि क्या अमेरिका का भी जो सर्वोच्चता है आज वो समाप्त हो जाएगी अगर वो यहाँ पर रहता तो। और ये मानते हैं कि अगर चाइना हस्तक्षेप करेगा तो वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा क्या। देखते हैं, वो आ गया किसी में IR में मैं पढ़ाऊंगा इसे, देखेंगे। अफगान युद्ध में देखेंगे आप सुनते चलें। अफगान युद्ध में पराजय की क्षतिपूर्ति हेतु एलन बरो ने महसूस किया कि अंग्रेजों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, ये मनोबल शब्द है, इसका मतलब नहीं है, बल्कि सीधा सीधा सा क्या है कि उनको आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई थी और वो क्षति जो है पूरी करनी थी। एलन बरो ने क्या किया, 1842 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नाम याद रखना, नेपियर, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, मेंस में प्रश्न नहीं आएंगे, बस कहीं एग्जाम्पल देने के लिए आपको चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चार्ल्स नेपियर को सिंध में नियुक्त किया गया और जिसने अमीरों को सिंध में अंग्रेजों को और अधिकार देने और महत्वपूर्ण बंदरगाह और निकटवर्ती क्षेत्रों को सौंप देने के लिए विवश किया। उसने खैरपुर के अमीरों के उत्तराधिकार मुद्दों में हस्तक्षेप किया। अमीरों को अंग्रेजों के साथ नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। वे बलूच सेना को विद्रोह हेतु उकसाने वाले मुद्दों पर आरोप लगाते हुए अंग्रेज अपनी सेना के साथ हैदराबाद रवाना हुए। फरवरी 1843 में मियानी इसे लिखेंगे, मियानी के युद्ध में अंग्रेजों ने बलूचियों को पराजय किया। 1843 में, युद्ध का नाम याद रखना, 1843 में किन किन के बीच हुआ, अंग्रेज और बलूचों के बीच। 1843 में मियानी के युद्ध में अंग्रेजों ने बलूचों को पराजय किया और अगस्त 1843 में संपूर्ण संधि को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। संपूर्ण सिंध को, पूरे के पूरे सिंध को किस में मिला लिया, ब्रिटिश भारत में मिला लिया। और सभी अमीर जो थे उनको बंदी बना लिया। सभी अमीर जो थे, अमीर का मतलब मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ आपको, जो कुलीन थे यानी कि जो शासक वर्ग था, ठीक है, उनको बंदी बना लिया। सिंध के प्रति अंग्रेजों की नीति बहुत ही अंग्रेजों की जो नीति थी सिंध के प्रति, उसकी निंदा की गई। अब निंदा तो इनकी सारे भारत में ही की जानी चाहिए, जितना भी इन्होंने किया है, सिर्फ निंदा के अलावा इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है क्या, कुछ नहीं। तो इनकी निंदा भी की गई और यहाँ तक कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सिंध के अधिग्रहण को अन्यायपूर्ण और राजनीतिक के रूप में चित्रित किया गया, यानी कि अन्यायपूर्ण बताया गया और बताया गया कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये राजनीतिक है, ठीक है। और लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा उनके शाही हितों के लिए, रक्षा के लिए किया गया था। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, मैं इस पे आऊंगा आगे, अभी जब हम चलेंगे तो मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्यों विरोध करेंगे, ये बताइए आप मुझे। भाई ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं सिर्फ, मतलब है कि इनका जो मन है वो ये है, कार्य तो सही हुआ है, लेकिन क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि निंदा तो इसकी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। अब आप यहां देखेंगे 1843 की ये बात है और 1857 में तो विद्रोह हुआ है, 1857 में विद्रोह हुआ है। कुल कितने साल बाद हो गया है, यहाँ पे कितने साल बाद हुआ है, 14 साल बाद। तो क्या 1857 का विद्रोह एक दिन में हो गया क्या, नहीं। उसकी जो धीरे धीरे से क्या हो रही है, धीरे धीरे से उसके होने की संभावनाएं बन रही है। और अंग्रेजों के पास में गुप्तचर एजेंसी थी और वो उन्होंने बताया हुआ था कि कहीं ना कहीं हमारे जो विरुद्ध लोगों की जो अपनी एक सोच है वो गलत तरीका से बन रही है हमारे प्रति। लेकिन 1843 में इन्होंने ये कार्य किया
1857 में विद्रोह होने वाला है, उससे पहले इसकी सुगबुगाहट है। तो ये जो अंग्रेज है ना, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये निंदा करने के लिए कर रहा है, लेकिन पता इसे भी है कि ये सही है। साम्राज्य का विस्तार उद्देश्य है, कंपनी को ही यहाँ पे खैरात बांटने नहीं आई थी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अपने साम्राज्य का विस्तार, और जो वो यहाँ पर बुलियंस लाते थे, आपको मैंने बताया बुलियंस क्या थे, बुलियंस जो लाते थे और यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स था उसको खरीदते थे, उसको एक तो प्रतिस्थापित करना है। अब उनको कोई भी अपने यहाँ से आभूषण लाने नहीं है, और सीधा आकर के यहाँ से माल को क्या करना है, इन्हीं के लोगों का क्या करना, शोषण करना है, और माल को लेकर के अपने यहाँ चले जाना है, कुछ नहीं देना, टैक्स फ्री सब कुछ। ये है मेन कारण। और ये बेशक आलोचना करते हो, बल्कि आलोचना तो इनकी कितनी भी की जाए, ये तो इन्होंने जो किया है वो तो दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको समाप्त करेंगे। इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अफगान युद्ध। आप भी अपने ओर से जो भी आपके पास में बुक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की राजीव वहीर सब पढ़ते हैं, और विपिन चंद्रा को भी लोग इतिहासकार मानते हैं तो उनकी भी बुक लोग पढ़ते हैं, और बहुत सारे और इतिहासकार हैं। तो जो यूपीएससी के लिए लोग पढ़ते हैं सामान्यतः वो राजीव वहीर पढ़ते हैं। तो कोई एक बुक लेकर के प्लस एनसीईआरटी आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे। आप मेरे साथ जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ आप पढ़ते हुए चलेंगे। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम अफगान युद्ध देखेंगे, नेपाल पर किस प्रकार से अंग्रेज कब्जा करते हैं, बर्मा पर किस प्रकार कब्जा करते हैं, असम जो पूरा है उस पर, और तिब्बत। और फिर उनके बाद में देखेंगे किस प्रकार से उनकी घेरे की नीति और सहायक संधि ये सब वो लाते हैं, और धीरे धीरे से लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है वो हम देखेंगे, और फिर बराबर की संधि को हम देखेंगे, और इस तरीका से इस जो पूरी यूनिट का हम अंत कर देंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो यूनिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, भारत में संवैधानिक विकास और ब्रिटिश इसके नाम से आएगी, वो हम देखेंगे। तो आने वाले एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और मिनिमम 1 लेक्चर का हम प्रयास करेंगे इसे ख़त्म करें। क्योंकि 2 लेक्चर्स का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, PYQs जिसे हम बोलते हैं, इसमें मेंस भी आ जाएगा और प्रीलिम्स भी आ जाएगा, ये भी मैं करा दूंगा। अगर इस वाली यूनिट से कोई भी प्रश्न बना होगा मेंस का और प्रीलिम्स का, तो वो मेरा कराने का, और एक संभावित प्रश्न अगर कोई हो सकता है तो वो भी मैं करा दूंगा। इसके साथ ही ये यूनिट हो जाएगी, संपूर्ण खत्म हो जाएगी। यानी कि मैंने बोला तो था कि मैं पहली यूनिट का भी कराऊंगा आपको, लेकिन पहली यूनिट में है क्या कि ज़्यादातर जो मेडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, प्लस कुछ जो है चिंतक वाला जो पार्ट आ गया कि भाई साम्राज्यवादी जो इतिहासकार है वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, और वहाँ से भी मैंने प्रश्न कराए थे, आपको याद हो 4 से 5 प्रश्न मैंने कराए थे। तो मेडिवल हिस्ट्री में तो मैं ऑलरेडी कराऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये ना करा करके मैं अगली यूनिट शुरू कर दूँ, और यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। और यहाँ से अब आगे जितना भी होगा, हर यूनिट के अंत में प्रीवियस ईयर के पेपर्स आवश्यक हो जाते हैं, उन्हें कराना। और देखते हैं कुछ फॉर्मेट और चेंज करके इसमें, कि शुरू में ही हर लेक्चर में प्रीवियस ईयर के 1-2 प्रश्न मैं लेकर के आऊँगा, और बाद में जब यूनिट खत्म होगी तो उनके आंसर कराऊँ। ये वाला भी मैं सोच रहा हूँ कि जब यूनिट शुरू करूँ तो कुछ प्रश्न आपको दे दूँ कि आप इन्हें लिखें अपनी ओर से, और जब ये यूनिट अंत हो तो उस टाइम पर उन्हें लिखा करके अंत करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरी बातों को दूर तक पहुंचाएं, और सब्सक्राइब कराएं, अपने चाहने और चाहने वालियों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।